So let's start with a 173 क्वेश्चन। पैरोसिस वाला क्वेश्चन है ये। पहले भी काफी बारी आया था, अब इस भी है। अब इसको पैरोसिस भी कहते हैं, क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है। सेकेंडली इट कैन कम एज स्लिप्ड टेंडन। स्लिप्ड टेंडन भी एक सिनोनिम है इसका। तो पैरोसिस और स्लिप्ड टेंडन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज, ये याद रखना। राइट। नेक्स्ट है जी, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्राइज ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट इज फ्रॉम विच ऑफ द फेज। कि नॉर्मली जब एम्ब्रियो डेवलप करता है फ्रॉम द जाइगोट से फिर नेक्स्ट स्टेज पे बनता है, तो नॉर्मली इस क्वेश्चन का जब भी आंसर आएगा ना, तो हमें पहला अटेम्प्ट यही होता है कि वी स्टिक टू लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वही होता है। राइट। बट इन दिस केस जब लास्ट स्टेज डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो, इसीलिए क्वेश्चन बना है। तो इसमें आंसर है फैट्स। तो फैट इसमें लास्ट में एक्ट करेंगे एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि उसकी डेवलपमेंट को वो तेज कर पाए। राइट। नेक्स्ट हमारा फिर आ गया अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन। मक्का हो या सोयाबीन हो, लाइक दी ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है ना। सीरियल ग्रेन्स में से अगर बात करें तो मक्का, प्रोटीन सोर्सेस में से बात करें तो सोयाबीन। इनके जितने भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ना, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज रिच इन मेज, या कौन से डेफिशिएंट है, ये कौन से रिच है इन द केस ऑफ सोयाबीन, या कौन से डेफिशिएंट है, इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। बिकॉज अगर हम फीड फॉर्मुलेशन भी करना चाहें, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो पिगरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, सभी में ही एनर्जी का जो सोर्स रखा जाता है ना, वो मक्का ही रखा जाता है। चाहे वो लाइक पोल्ट्री फार्म हम कर रहे हैं, उसमें मक्का यूज हो रहा है। डेयरी फार्मिंग में भी 40 से 50% हम मक्का ही यूज करते हैं। लेट्स से गर्मियों सर्दियों के मौसम को देखिए हुए हम करते हैं कि जैसे गर्मियों का मौसम है, तो जैसे अगर मक्का हम 40 किलो यूज कर रहे हैं डेयरी सेक्टर में, तो सर्दियों का आ गया तो हम 30 किलो मक्का यूज करते हैं, 10 किलो बाजरा यूज करते हैं। गर्मियों का मौसम आ गया है तो हम 30 किलो मक्का यूज करेंगे, फिर 10 किलो बारले वगैरह यूज करेंगे। बट जो हमारा मक्का रहेगा वो स्टेपल ही रहता है। राइट। इसी तरह ही सोयाबीन मील है। सोयाबीन मील जैसा भी कोई प्रोटीन सोर्स ऐसा और कोई है नहीं, बिकॉज इसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग बड़ी अच्छी है और अवेलेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन बड़ी अच्छी है। राइट। तो मक्के के ऐसे क्वेश्चंस आने, कोई और इंग्रेडिएंट के नहीं आएंगे, कोई वीट के नहीं आएंगे, या कोई बाजरे के नहीं आएंगे, और किसी के नहीं आएंगे, मक्का और सोयाबीन के ही हैं खास करके। सो इसलिए इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सीरियल ग्रेन्स का हमने पहले एक थंब रूल देखा था कि सीरियल ग्रेन्स जितने भी है ना सारे, वो लाइसिन में डेफिशिएंट होते हैं मोस्टली। राइट। हमने इसको इसी कैटेगराइज में कर दिया था। एंड इफ आई टॉक अबाउट के प्रोटीन सोर्सेस, जैसे कि हमारा सोयाबीन हो गया, हमारा ग्राउंडनट केक हो गया, या और कोई हमारे केक्स हो गए, वो मोस्टली डेफिशिएंट होते हैं मिथेनिन में। राइट। सो मक्के की अगर बात करेंगे तो पहले तो लाइसिन हमें ऑलरेडी पता है बिकॉज सीरियल ग्रेन्स के चक्कर में, और सेकंड इसमें है ट्रिप्टोफैन। तो ये इसलिए से याद रखना कि these are the two amino acids which are lacking in case of मक्का। फिर हमारा क्वेश्चन आ गया फिर पेरोसिस वाला ही। राइट। कि पहले हमने पढ़ा था विटामिन के बेस पे। राइट। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, सॉरी मिनरल के बेस पे, तो मैंगनीज आंसर था। अब क्वेश्चन आ गया विटामिन के बेसिस पे। राइट। कि प्रोसेस किस पर्टिकुलरली विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। राइट। तो इस क्वेश्चन का भी उस हिसाब से आंसर है, तो इसमें याद रखना कोलाइन हमारा है। राइट। कोलाइन इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोलाइन हो गया, या अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो मैंगनीज हो गया। राइट। नेक्स्ट है हमारा जी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किस हिसाब में किस किस्म में अक्कर करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास पिगरी है, रूमिनेंट्स है, बोथ एन बी एन कैमल है। अब जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात आएगी ना, तो दिस इज मोर इन द केस ऑफ मोनोगैस्ट्रिक्स। राइट। तो ऑप्शंस में पहले तो हमें यही देखना है कि मोनोगैस्ट्रिक कौन सा है। अब इसमें ऑप्शंस बड़ी ही मतलब ऑब्वियस ही हैं कि रूमिनेंट्स तो हमें पता है कि कोई डेफिशिएंसी इतनी खास रहती नहीं है, क्योंकि जितने भी मोस्ट ऑफ द विटामिन है कुछ को छोड़ के ये अपना ह्यूमन में अपने आप ही मैन्युफैक्चर कर लेता है। राइट। और सेम गोज फॉर द केस ऑफ कैमल। बेशक ये ट्राई थ्री स्टमक एनिमल है, बट इसमें भी एज कम्पेयर टू मोनोगैस्ट्रिक ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है। अब इसमें रहा हमारे पास पिग। अभी इसी ऑप्शन में लेटर से हमारे पास पोल्ट्री होता, देन वी वुड हैव लाइक रिटन के पोल्ट्री इज आंसर। राइट। बट इसमें जो हमारा मोनोगैस्ट्रिक इसमें ऑप्शंस में आ रहा था, पिगरी आ रहा है, सो पिगरी इज द राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट है जी, प्रेगनेंसी फीड अलाउंस इन काउ शुड स्टार्ट आफ्टर दिस। अब प्रेगनेंसी फीड अलाउंस बोलो या इसको ड्राई पीरियड के हिसाब से बोलो। राइट। तो हमें मोस्टली पता है कि 60 डेज का तो हमारा ड्राई पीरियड होता ही है। राइट। वैसे जैसे कैटल वगैरह होगी इसमें 45 डेज तक हो जाता है, लेकिन जो बफलो वगैरह है ना, वो 60 डेज का तो लेके ही चलती हैं ड्राई पीरियड। तो क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा उन्होंने, प्रेगनेंसी फीडिंग अलाउंस या ड्राई पीरियड पूछते, या फॉर द टाइमिंग के ये बड़ी ट्रांजिशन फेज भी बोल सकते हैं। राइट। तो उस हिसाब से है।
कितने देर बाद हमें देना चाहिए? 6 महीने, प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद। अब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर यही बनती है, अगर 7 मंथ्स लिखा होता तो हमने उसको लिखना था, बट यहाँ पर हम 6 मंथ को करेंगे कि 6 मंथ के बाद जो बाकी 3 महीने रह गए प्रेगनेंसी केसेस में, वो हम सारा ही अपनी एनिमल को प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ही फीडिंग करेंगे। प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग फीडिंग क्यों इतनी डिफरेंट होती है? क्योंकि हमने आई गेस पहले भी क्वेश्चंस में आया था, क्योंकि डाइट मोस्टली फार्मर पता क्या करते हैं, एक एक फीड ले आएंगे और सभी एनिमल्स को सेम ही फीड देना शुरू कर देंगे, बट दैट इज नॉट द केस। जब हमारा एनिमल मिल्किंग में है ना, तो हम अपने एनिमल को डी कैट, डाइटरी कैटायन अनायनिक जो डाइट बैलेंस होती है ना, वो पॉजिटिव डाइट देते हैं व्हेन द एनिमल इज इन मिल्किंग। बट व्हेन द एनिमल इज इन द ड्राई पीरियड, उस टाइम पे हम अपने एनिमल को डी कैट नेगेटिव डाइट देते हैं। ये याद रखना, पेपर में इस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। डी कैट नेगेटिव मतलब जो अनायंस होने चाहिए डाइट्स में, वो ज्यादा होने चाहिए इन द केस ऑफ हमारे ड्राई ब्रीड के टाइम पे, और जो कटायंस होने चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए जब हमारा एनिमल दूध दे रहा है, राइट। तो आप देखो कितना शिफ्ट लगता है पूरा, आप मतलब इन द केस ऑफ मिल्किंग और ड्राई पीरियड में। तो इसीलिए ड्राई पीरियड की पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ड्राई पीरियड एक ऐसा टाइम होता है व्हेन वी आर नॉट टेकिंग एनी मिल्क फ्रॉम द एनिमल, बट सिर्फ उसके अडर के टिश्यूज की रिकवरी हो रही है, बिकॉज दूध से ले नहीं रहे, डाइट हम प्रॉपरली दे रहे हैं, राइट। तो इसलिए ड्राई पीरियड की इतनी इंपॉर्टेंस है। मोस्टली फार्मर्स क्या करते हैं कि ड्राई पीरियड में फीडिंग वगैरह स्किप कर देते हैं, उनको लगता है दूध तो हमें पशु दे ही नहीं रहा, बट दिस इज द मेन टाइम जिसमें सारा जो हमारा मिल्किंग टाइम रहेगा ना आने वाला टाइम का, वो सारा इस पे डिपेंड रहेगा कि कितनी अच्छे से हमने ड्राई पीरियड में एनिमल को फीडिंग किया, राइट। नेक्स्ट आएगा ये हमारा क्लस्ट्रम फीडिंग। क्लस्ट्रम फीडिंग का हमें बेसिक सा क्वेश्चन है कि कितना देना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 1/10 ऑफ द बॉडी वेट परसेंट, राइट। तो दिस इज वेरी क्लियर। हाँ, इसका एक क्वेश्चन ना इस हिसाब से भी आ सकता है कि लेट अस से, अगर क्वेश्चन इसमें आ जाए क्लस्ट्रम फीडिंग शुड बी डन इन द काफ, अगर आपके पास ऑप्शन हो, फर्स्ट ऑप्शन विद इन 3 आवर्स, सेकेंड ऑप्शन विद इन 6 आवर्स, थर्ड ऑप्शन विद इन 8 आवर्स, या फोर्थ ऑप्शन विद इन 10 आवर्स, तो क्या आंसर होना चाहिए डॉक्टर साहब? इट्स ओके, मतलब बोलो गलत हो सही हो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलत हो जाए इट्स ओके, पेपर में हमें सही करना है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? विद इन 3 आवर्स, जितना जल्दी उतना अच्छा। टोटली, टोटली, मतलब ये ना बुक्स में मोस्टली कहीं पर लिखा है 6 आवर्स, राइट। तो ये आईसीआर 2000 अराउंड आई गेस 2018 में, हाँ 2018 आईसीआर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शंस थी यहाँ पर, ऐसी ऑप्शन थी 3 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स और 10 आवर्स करके। बुक्स में जितना भी देखा था ना, तो वो बुक्स में लिखा है 4 to 6 आवर्स, 4 to 6 आवर्स। बट इसका मेन कंसेप्ट है कि जितनी जल्दी हो सके ना, अगर वो ऑप्शन में आ जाए ना 1 आवर, तो हमें 1 आवर वाला क्लिक करना है। तो जितनी जल्दी हो सके हमें क्लस्टर फीडिंग देनी है अपने एनिमल। नेक्स्ट आ गया हमारा जी, वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज डेफिशिएंट इन द पर्टिकुलरली केस ऑफ, हमारे एग के केस में कौन सा पर्टिकुलर विटामिन हमारा डेफिशिएंट होता है? तो वाटर सॉल्युबल इसमें सारे, हाँ ये सारे वाटर सॉल्युबल ही हैं। विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज डेफिशिएंट इन द केस ऑफ, दैट्स वेरी क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा जी क्रेजी चिक डिजीज, है ना। क्रेजी चिक डिजीज हो गया, ये पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के आएंगे, खास करके विटामिन ई के बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, जब भी वेन एवर द ब्रेन इज कनेक्टेड, राइट, एनसेफलोमलेशिया है ना इसमें है, तो वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी होगी, जितने भी ऑलमोस्ट जितने अगर विटामिन की में ऑप्शंस आए तो। ये सिंपल सा है कि अगर कोई पलाइन हमारा पोलियो एनसेफलोमलेशिया भी आता है ना, उस केसेस में भी ये आंसर है। स्वाइन के केसेस में भी एक आता है एनसेफलोमलेशिया क्वेश्चन, तो उसके केसेस में भी विटामिन ई ही आंसर है। तो दिस इज पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ पोल्ट्री क्रेजी चिक डिजीज, तो इसमें भी आंसर हमारा विटामिन ई ही है।